आपने अपने आसपास चूहे, बिल्ली, खरगोश बहुत देखे होंगे। मोस्टली लोग बिल्ली और खरगोश को तो पालते भी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यूट से दिखने वाले ये जानवर पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह कर सकते हैं? शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसी कहानी है जिसने धरती के चमत्कार कहे जाने वाले आइलैंड को पूरी तरह बंजर, निर्जन और वीरान बना दिया था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? और जब उस आइलैंड पर चूहा, बिल्ली और खरगोश का नामो निशान नहीं था, तो आखिर वो वहां पहुंचे कैसे? और इन्होंने ऐसा क्या किया कि करोड़ों डॉलर का खर्चा सरकार को करना पड़ा? यकीन मानिए आज की कहानी जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्रकृति के काम में छेड़खानी करना कितना भारी पड़ सकता है। क्या है ये पूरी कहानी? चलिए डिटेल में जानते हैं। ये कहानी है मकवरी आइलैंड की, जो केवल 34 किलोमीटर लंबा है, मगर दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं। पर कोई नहीं जानता था कि ये जन्नत एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल हादसा बन जाएगा। दरअसल ये बात है 1810 की, जब पहली बार इस आइलैंड को खोजा गया था। यहाँ आकर लोग दुनिया को भूल गए। उन्होंने इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। चारों ओर बर्ड्स की चहचहाट, बीच पर आराम करती एलिफेंट सील्स, रॉयल पेंगुइन की गूंजती आवाजें और बहुत बड़ी बड़ी घास वाली झाड़ियां। यहाँ बहुत सारे जीव थे जिन्होंने कभी किसी शिकारी को नहीं देखा था, क्योंकि ये एक बहुत ही दूर और सुरक्षित जगह थी। मगर जो लोकेशन इसे सुरक्षित बनाती थी, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि इन लोगों के साथ यहाँ खामोशी से एक ट्रबल भी चला आया था, जो थे छोटे छोटे चूहे और माइस। इससे पहले इस जन्नत में चूहों को किसी ने नहीं देखा था। ना तो यहाँ चूहे थे और ना ही कोई शिकारी, जिसकी वजह से चारों ओर भरपूर खाना था और छिपने के हजारों ठिकाने। जल्द ही इन थोड़े से चूहों ने यहाँ अपना पूरा खानदान बसा लिया और पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले इन चूहों का शिकार बने पेट्रल्स जैसे मासूम पक्षी। अगर पेट्रल्स की बात की जाए तो ये जमीन में बिल बनाकर अंडे दिया करते थे। जैसा कि हमने अभी बताया, यहाँ कोई शिकारी नहीं था, तो इन्हें किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ भूख से पागल चूहे आ चुके थे और सबसे पहले उनके अंडे और बिल इनके निशाने पर आ गए। चूहों ने उनके अंडे और चूजे ही नहीं, बल्कि सोते हुए बड़े परिंदों को भी नहीं छोड़ा। चूहे यहाँ बीज, फल और यहाँ तक कि नए पौधों तक को खा गए, जिसकी वजह से पूरा एक इकोसिस्टम हिल गया। दूसरी तरफ चूहों के साथ आने वाले माइस भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने यहाँ मौजूद कीट, स्पाइडर, बीटल तक सब कुछ खा डाला, जिसकी वजह से आइलैंड की हालत बद से बदतर होती गई। वैज्ञानिकों को जब इसका पता चला तो उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि तबाही चौंकाने वाली थी। एक शांत आइलैंड आखिर एकदम से विनाश की मिसाल कैसे बन गया? यकीन मानिए ये एक ऐसी तबाही थी जिसे सुधारने में 200 से भी ज्यादा साल लग गए। जब चूहों की बढ़ती संख्या देखी गई तो लगा कि इन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। और फिर उन्हें ख्याल आया बिल्ली का, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि चूहे की सबसे बड़ी दुश्मन होती है बिल्ली। बस फिर क्या था, चूहों को काबू करने के लिए यहाँ पर बिल्लियां लाई गई। मगर कोई नहीं जानता था कि जिन बिल्लियों को सॉल्यूशन समझकर लाया गया था, आगे चलकर वही मैककोरी आइलैंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बन जाएंगी। ये बात सच है कि बिल्लियां चूहे पकड़ने में माहिर होती हैं, मगर यहाँ उन्हें चूहों से भी इजी एंड टेस्टी प्रे मिल गया, जो थी मासूम सीबर्ड्स। सीबर्ड्स ने कभी शिकारी नहीं देखे थे और ना ही उन्हें खतरे की पहचान थी, तभी तो उन्हें जरा सी आहट पर उड़ने की आदत भी नहीं थी। बस फिर क्या था, बिल्लियों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 60,000 से ज्यादा सीबर्ड्स मारी गईं। ये बिल्लियां हर दिन 160 से ज्यादा सीबर्ड्स को खाने लगीं, जिसकी वजह से सदियों से यहाँ रहने वाली प्रजातियां गायब होने लगीं। फिर चाहे ना उड़ने वाली मैकवेरी आइलैंड रेल हो या फिर कलरफुल पंखों वाली पैराकीट, ये प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इनफैक्ट 10 से ज्यादा ऐसी सीबर्ड्स थीं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता तक नहीं था, ये कहीं दर्ज भी नहीं थी। लेकिन इन बिल्लियों ने इन्हें भी निशाना बना लिया और ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई।
और ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। अब चूहे तो पहले से ही यहाँ पर हड़कंप मचा रहे थे और बिल्लियां भी शामिल हो चुकी थी। बिल्लियों ने चूहों को छोड़कर सीबर्ड्स का शिकार किया, जिसकी वजह से चूहों को खुली छूट मिल गई। घोंसले तबाह हुए, पौधे खत्म हुए और जिन बिल्लियों को यहाँ की मुसीबत सुलझाने के लिए लाया गया था, उन्होंने हालात को और भी बेकाबू कर दिया। ऐसे ही समय गुजरता गया और आया साल 1878। यकीन मानिए 1878 का साल इस आइलैंड के लिए सबसे दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि कुछ नाविक यहाँ से गुजर रहे थे, मगर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ रैबिट भी थे। बस फिर क्या था, वो अपने लाए हुए कुछ खरगोश यहाँ पर छोड़कर चले गए। उन्होंने तो ऐसा इसलिए किया था कि अगर कभी जहाज यहाँ फंस जाए तो नाविकों को खाने के लिए कुछ मिल जाए। मगर कोई नहीं जानता था कि शिकारी मुक्त सारे हरियाली से भरे आइलैंड पर ये खरगोश कितनी तबाही मचा देंगे। बस फिर क्या था, 1968 तक इन 10 खरगोशों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई। अब ये कोई क्यूट जानवर नहीं थे, बल्कि चलती फिरती खाने की मशीन बन चुके थे। यहाँ मौजूद घनी घास, मेगा हर्ब्स और जड़ों तक को साफ कर दिया गया। अब इस आइलैंड की मिट्टी बहकर समुद्र में जाने लगी, क्योंकि मिट्टी को तो पौधे ही थाम कर रखते हैं। अब थामने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो जमीन कभी हरियाली से ढकी थी, वो लाइफलेस बैरन बन गई थी। अब रैट्स, कैट्स एंड रैबिट्स ने मिलकर इस जन्नत को तबाह कर डाला था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और 1900 तक आते आते मैकपोरी आइलैंड पूरी तरह से बदल चुका था। जो कभी जन्नत की तरह लगता था, अब चांद की सतह जैसा लगता था, जहां चारों तरफ सूखे गड्ढे और बंजर जमीन थी। वैसे तो इन बाहरी जीवों ने यहाँ तबाही मचाई थी, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार तो खरगोश थे। इन्होंने 40% से ज्यादा पौधों की जड़ों तक को खा डाला था, और जब जगह नहीं बची तो इन्होंने मिट्टी तक को खत्म करना शुरू कर दिया था। यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर वैज्ञानिकों का ध्यान इस आइलैंड की ओर खींचा। ये बात है सितंबर 2006 की, जब न्यूज रिपोर्ट्स में एक जबरदस्त भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की खबर आई। ये वही जगह थी जहां पर किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी कॉलोनी रहा करती थी। अब ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि इंसान की नासमझी और प्रकृति में अनावश्यक दखल का सबूत बन चुकी थी। दरअसल ये हादसा भले ही 2006 में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत तो सालों पहले हो गई थी। सालों पहले से शुरू सॉइल एरोजन और खरगोश की तबाही से यहाँ की मिट्टी इतनी कमजोर हो गई थी कि एक झटके में 500 वर्ग मीटर जमीन धंस गई, जिसके नीचे सैकड़ों पक्षी जिंदा दबकर मर गए। जैसे ही ये दर्दनाक तस्वीरें अखबारों में आईं, सबको लगने लगा कि अब इस आइलैंड का इकोसिस्टम कभी बच नहीं पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो चुके थे और जो थोड़े बहुत परिंदे बचे थे, उनकी हालत भी बेहद खराब होती जा रही थी। क्योंकि अब अल्बाट्रॉस के बच्चे शिकारी पक्षियों के लिए और भी आसान शिकार बन चुके थे। पेड़ पौधे ना होने की वजह से वो घोंसले खुले में बनाने को मजबूर थे। पेट्रोल्स और पेंगुइन, जो कभी इस आइलैंड के राजा हुआ करते थे, अब बस वैज्ञानिकों की निगरानी में बचे थे। सभी वैज्ञानिक इस हालात को देखकर हैरान थे। नुकसान इतना था कि शायद ये जगह कभी दोबारा ठीक भी ना हो पाए। चूहों की संख्या ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 36,000 से ज्यादा हो गई थी। उन्हें जो भी नजर आता वो उसे चट कर जाते। वहीं खरगोश 1 लाख से भी ज्यादा हो गए थे। अब कुछ रेयर पौधे और जानवर केवल रिसर्च टीम के लगाए गए छोटे छोटे घरों में ही बचे थे, और उनकी कुछ किस्में केवल इंसानी देखभाल पर ही टिकी हुई थी। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन फिर आखिरकार सरकार ने इसे सुधारने की ठानी। 1985 में बिल्ली हटाने का बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। 2000 तक लगभग 2500 बिल्लियों को हटाकर आइलैंड को कैट फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। शुरुआत में लगा कि उन्हें एक बड़ी जीत मिली है, और इसका रिजल्ट भी दिखा। ब्लू और ग्रे पेट्रोल्स सालों बाद अपने घर लौट आए थे। लेकिन अफसोस, अभी तो सिर्फ बिल्ली हटी थी, बाकी के जीव बाकी थे। बिल्ली हटते ही खरगोश 3 लाख से भी ज्यादा हो गए। उन्हें जो भी दिखा उन्होंने सब चट कर डाला। अब बिल्लियां तो जा चुकी थी, लेकिन खरगोश ने घोंसला बनाने के लिए छांव भी नहीं छोड़ी थी। अब बिना छांव के अल्बाट्रॉस और पेंगुइन के बच्चे सीधी धूप, बारिश और शिकारी पक्षियों का आसान निशाना बन गए थे। हालांकि पेट्रोल्स ने जमीन में बिल बनाने की कोशिश की, मगर खरगोश ने ये जमीन भी इतनी ज्यादा कमजोर कर दी थी कि वो बिल काम ही नहीं आए। 2007 तक यहाँ की हालत और भी खराब हो चुकी थी। दुर्लभ प्रजातियों की बर्ड्स, यूनिक प्लांट्स से भरी ये जन्नत अब पूरी तरह तबाह हो गई थी।
एक्सपर्ट्स को समझ आ गया था कि अगर तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो ये जगह कभी दोबारा नहीं संभलेगी। बस फिर क्या था, 2 सरकार सामने आई। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानियन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब उनका एक ही टारगेट था, आइलैंड से हर बाहरी जानवर को हटाना, फिर चाहे वो चूहा हो, खरगोश हो या फिर कीड़े। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट बन चुका था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि $24 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए गए। स्पेशली ट्रेंड किए गए डिटेक्शन डॉग्स, जहर वाले बेट्स और खास तरह के वायरस, हर तरीके को अपनाया गया ताकि आइलैंड को दोबारा उसकी असली हालत में लौटाया जा सके। सबसे पहला निशाना खरगोश बने, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही उन्होंने ही मचाई थी। यहाँ पर मिक्सोमटोसिस वायरस छोड़ा गया, जिससे आबादी गिरकर करीब 20,000 रह गई, पर ये काफी नहीं था। इसके बाद रैबिट कलीसी वायरस छोड़ा गया। फरवरी 2011 में इसी वायरस से भरे गाजर के टुकड़े उन इलाकों में फेंके गए जहां खरगोश सबसे ज्यादा थे। इसका असर तुरंत दिखा, जल्द ही खरगोश की संख्या घटने लगी, मगर पूरी तरह खात्मा जरूरी था। इसके बाद हेलीकॉप्टर से 300 टन जहरीला जहर पूरे आइलैंड पर गिराया गया। लेकिन ये सब सर्दियों में किया गया, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर समुद्री पक्षी वहां से जा चुके थे। लेकिन जहर से भी बात नहीं बनी, क्योंकि खरगोश की संख्या बहुत ज्यादा थी। साथ ही वहां मरे हुए खरगोश को हटाना भी एक बड़ी मुसीबत थी। उन्हें हाथों से हटाना पड़ा ताकि उन्हें खाने वाले परिंदे भी जहर से ना मर जाएं। महीनों तक मजदूर चूहों और खरगोशों की लाशों को हटाते रहे, लेकिन सरकार को पता था कि अगर केवल 2 माइस और रैबिट्स भी किसी गुफा या चट्टान में बच गए तो बरसों की मेहनत और पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से वो अपना पूरा खानदान खड़ा कर देंगे और आइलैंड को फिर से तबाह कर देंगे। इसलिए अब स्पेशल ट्रेन्ड डिटेक्शन डॉग्स उतारे गए। 12 एक्सपर्ट कुत्ते आइलैंड पर भेजे गए। ये नॉर्मल कुत्ते नहीं थे, बल्कि ऐसे डॉग्स थे जो सैकड़ों मीटर से चूहे और खरगोश की महक पकड़ लेते थे। ये सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल मुकाबला था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे विनाशकारी जीवों की प्रजाति और दूसरी तरफ था इतिहास का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरकार मेहनत रंग लाई और ज्यादातर जीव खाली हो गए, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 2011 में एक बार फिर आइलैंड पर एक स्पेशल टीम उतारी गई, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना चाहते थे। इन डिटेक्शन डॉग्स का काम था बचे कुचे चूहे, खरगोश और कीड़ों को ढूंढ निकालना। डॉग्स को महीनों तक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि आइलैंड का मौसम किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। यहाँ बर्फीली हवाएं, लगातार बारिश और कीचड़ से भरे रास्ते थे। टीम को एक लैब्राडोर लीड कर रहा था। इन लोगों ने आइलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ये आसान नहीं था। वैसे इन कुत्तों की सुनने और सूंघने की गजब ताकत ने पूरा गेम ही बदल दिया। ये हफ्तों पुराने रैट फिसेस एंड यूरिन की स्मेल तक पकड़ लेते थे। कुछ घंटे पहले माइस की हल्की हलचल तक महसूस कर लेते थे और खरगोश को उनके सबसे छिपे हुए बिल तक ढूंढ निकालते थे। दिन रात एक करके टीम ने सब ढूंढ निकाला, ऊंची ऊंची चट्टानें, घास के मैदान और दरारें। फिर 2011 के आखिर में कुत्तों ने आइलैंड के एक वीरान कोने में आखिरी खरगोश के छोटे से परिवार को ढूंढ निकाला। इसके बाद महीनों बीत गए और किसी भी चूहे या खरगोश का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी 3 बार और भी डॉग्स भेजे गए ताकि वहां कुछ भी ना बचे, क्योंकि एक छोटी सी गलती फिर से सब कुछ तबाह कर सकती थी। और जब कुछ नहीं मिला तो 2014 में इसे पूरी तरह से फ्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स घोषित कर दिया गया। मगर अब सवाल ये था कि 200 साल की तबाही क्या सही हो पाएगी? क्या ये आइलैंड पहले जैसा हो पाएगा? जल्द ही इसका जवाब प्रकृति ने दे दिया और फिर से ये आइलैंड हरा भरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी उस एक आइलैंड की कहानी जो सिर्फ एक इंसानी गलती से जन्नत से जहन्नुम बन गया था। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।